नमस्ते स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग और अच्छे होंगे और सब कुछ ठीक है होगा आपके आसपास भी। तो जैसा कि जानते हैं हमने जो पहले का हमारा अध्याय था तीसरा, उसमें हमने विविधता के संदर्भ में डेमोक्रेसी को थोड़ा अच्छे से समझा, उसके संबंधों को समझा और ये जाना कि सामाजिक अंतर कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। ऐसे ही कई बातों पर हमने देखा। भारत के संदर्भ में, दलित संदर्भ में ख़ास तौर पर हमने देखा कैसे उनके साथ सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है हमारे देश की राजनीति भी। यूगोस्लाविया का उदाहरण भी हमने देखा। हम इस अध्याय में अब बात करेंगे ख़ास तौर पर जाति, धर्म और लैंगिक मसले। आप समझिए, पाठ का नाम भी है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। यानी कि जाति को लेकर आप जानते हैं, हमने पहले ही बात किया, धर्म अलग अलग, और लैंगिक मसले यानी कि महिला पुरुष। ख़ास तौर पर हम ध्यान देंगे इस बात में कि कैसे इनके संदर्भ भी ज़रूरी हैं और लिए जाने चाहिए भी, और कैसे ये प्रभावित करते हैं एक लोकतंत्र को। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना परिचय से। सब लोग आ जाएं। पेज नंबर 39 का जो है, पिछले अध्याय में हमने जाना कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती। तो देखिए, हमने कहा ये सरकार पर डिपेंड भी करता है कि वो कैसे इसका इस्तेमाल करती है। क्या वो एक दूसरे से भड़काती है और समाज में विघटन का रूप लाती है, विखंडन माफ़ कीजिए, और क्या वो एक दूसरे को जोड़कर शांतिपूर्ण ढंग से जीने पर ध्यान देने के लिए अपनी राजनीति करती है। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। यह हैं लिंग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं, यानी कि एक तरह के अंतर कहा जाए, गैर बराबरी। ये असमानताएं कैसी हैं और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं, हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियाँ लोकतंत्र के लिए लाभकर हैं या नुकसानदेह। तो इसकी हम परख करेंगे और इस बात को ढंग से जानने की कोशिश भी करेंगे। चलिए पेज नंबर 40 पर आते हैं। लैंगिक मसले और राजनीति। तो आप ये देख सकते हैं, एक यहाँ पोस्टर दिख रहा है आपको, स्त्री शक्ति का उद्घोष करता बंगाल का एक पोस्टर। जुबान लिखा है, इसके बाएं साइड देखेंगे तो छोटे साइज में। तो ये सिंबॉलिक रूप से दर्शाया गया है कि स्त्री की शक्ति को संबोधित करता हुआ ये। आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करें। सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नज़र आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहीं की प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, जैसे कि स्त्री पुरुष के रूप में या एक थर्ड जेंडर के रूप में भी आप बहुत लोगों को देखते होंगे और गलत ढंग से संबोधित करते हुए आप देखते होंगे कई लोगों को, जो सम्मान के भाव से भी नहीं होता है। और कई बार आप जो उन जेंडर को भी आप अलग ढंग से ट्रीट करते हुए या खुद वो बस एहसास दे सकते हैं कि जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती कई बार जिनके साथ जो व्यवहार होता है। तो हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे, ख़ासतौर पर जहाँ स्त्री के संदर्भ में हमने देखा कि जेंडर के कई होते हैं, पुरुष भी स्त्री भी ख़ास तौर पर देखते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि सब कुछ नेचुरल है और चेंज नहीं हो सकता है, ऐसा करके जो इनइक्वलिटी है ना, यहाँ समानता की हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर। लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और
तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। यहाँ आप बिल्कुल इस बात पर ध्यान दें कि ये जो हम जेंडर इनइक्वलिटी हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे कि बांट दिए जाते हैं कि ये विशेष काम घर में काम करने वाले स्त्री करेंगी, बाहरी काम केवल पुरुष करेंगे, इस तरह के और भी जो डिविजन्स बना दिए जाते हैं आपके घर में भी, आपस में भी सही गलत आप देख सकते हैं खुद। लेकिन अब ये देखें कि ये चीज़ें जो हैं जैविक बनावट, देखिए शरीर का अंतर होता है, शरीर की बनावट स्त्री पुरुष की अलग अलग दिखती है, लेकिन ये काम का आधार नहीं है। ये सारे बनाए गए हैं और इसमें से काफ़ी चीज़ें सामाजिक रूप से पहले भी चीज़ें चली आ रही हैं, तो रोल डिवीज़न हो चुका है, रोल बटे हुए हैं, उसके हिसाब से चल रहा है। और इसके पीछे मूल वजह जो है वो रूल हैं, जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, पहले से फिक्स कर दी गई चीज़ें हैं तयशुदा, वो लिए चल के हम और आज भी उसको लिए जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। देखिए अगले बिंदु को हम देखते हैं निजी और सार्वजनिक का विभाजन। मैंने बात भी की थी बाहरी और घर की। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। तो देखिए श्रम के लैंगिक विभाजन से हमारा मतलब क्या है, ये बात बोले और भेद खुला हिस्से में देखें, इसका मतलब भी समझाया है बाएं साइड में। काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरानियों से कराती हैं। तो उम्मीद है मुझे समझ चुके इस बात को कि यहाँ इसका मतलब क्या है। कई बार आपको ये ऐसा समझे कि मात्र एग्ज़ाम तक ना रहें, आप समझें इसको कि होता क्या है। दोबारा पीछे करके आप देखें इसको। औरतें घर के अंदर का सारा काम काज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना आदि करती हैं, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। तो जनरली सामान्यतः हम भी देखेंगे कि देखने को मिलता भी है हमें भी अपने आसपास, लेकिन कई के पास ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब जगह भी हो, कई इससे अलग भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। हम ये मान कर नहीं चलेंगे कि सब जगह ऐसा, क्या पता किसी घर में ऐसा ना भी हो रहा हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये भी देखने को मिलता है ज़्यादातर। तो ऐसा मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, हो सकता है कोई किसी घर में ऐसा ना भी हो रहा हो और वहाँ पे पुरुष घर का काम भी कर रहे हो, हाथ बटाते हो। तो जहाँ ये होता है मान लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते। देखिए घर के जो काम ऊपर के बताए गए, दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों के जिम्मे है। तो ज़्यादातर जो लोग इस पर विश्वास करते हैं वो मान के चलते हैं कि परंपरा से चीज़ें आई हैं तो ऐसा बना ही हुआ है और उन्हीं के लिए बने हैं सारे काम। पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। तो आपने भी देखा होगा, ओके, कि घर में लोग होंगे भी कई वो सेम काम जो घर में कर रहे होंगे, सफाई के लिए भी बाहर अगर वही किसी के फादर या घर में जो भी मेल हैं पुरुष हैं वो कर रहे होंगे तो उन्हीं के लिए उधर मिलता है, उनको बाहर पैसे मिलते हैं। ये घर में जो स्त्री करती है उसके लिए उसको नहीं मिलते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष होते हैं। देखिए यहाँ पे, ये आप ध्यान दें, शायद आपने गौर नहीं किया होगा, तो इसलिए कुछ एग्जाम्पल हैं। यही हमारा मकसद भी है कि आप देखें और थोड़ा गौर करना सीखें बातों के ऊपर, जो चीज़ें आसपास घट रही हैं। चीज़ें जैसी हैं वैसे वैसे नहीं, उसके पीछे क्या है थोड़ा रुक के हमें सोचना भी चाहिए। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम ना करती हों ऐसा भी नहीं है, तो आप कैसे भी दिख जाएंगे। गाँव में स्त्रियां पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेत में खटने तक का काम करती हैं। बिल्कुल आपको दिखेगा, हरियाणा में आप जाके देखें ख़ास तौर पर तो बड़े स्तर पे महिलाएं खेतों में काम करते आपको मिल जाएंगी।
शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्य वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है और मध्य वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। तो देखिए, हम दोनों तरह का एग्जाम्पल मिलता है। घरों में काम भी करते हुए मिल जाएंगे आपको, और जो मिडिल क्लास हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसके घरों में जो महिलाएं होती हैं वो जॉब करने के लिए जाते हैं। आपको देखा होगा शहरों में जो लोग रहते हैं, दिल्ली मुंबई से शहरों में जो लोग हैं। अब अगर बात करें, सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता। ये आपको देखने को भी मिल जाएगा। जस्ट अगर बगल में आप देखें, कुछ देखिए संदाज में चुन्नी मुन्नी को दिखाया गया है। तो चुन्नी के पास देखिए क्या लिखा है नीचे प्रश्न, राजनीति विज्ञान की इस किताब में हम घरेलू कामकाज की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या ये राजनीति है? तो देखिए उस जवाब देखिए उसका, क्यों नहीं। अगर राजनीति का मतलब सत्ता है तो परिवार में पुरुष की प्रधानता को भी राजनीतिक मानना चाहिए। तो देखिए इसका भी जवाब वाजिब है और सही है अपनी जगह पर उसका स्टैंड, कि देखिए सत्ता सिर्फ बाहरी क्यों, घर के अंदर भी तो, जहाँ पे मामला एक निर्णय लेने का हो, जहाँ पे किसी निर्णय लेने की बात आती है, तो बात बाहरी क्यों, घर की भी हो सकती है। तो ऐसे कई दौर चले, आप बड़ी कक्षा में और इसके बारे में जानेंगे। पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल जैसी आप बातें भी आपको देखने को मिलेंगी आगे कि क्या है जो मैंने आज बोला। और जिनको अगर ये लगा तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल, ये सेंटेंस काफ़ी फेमस हुआ नारीवादियों के बीच। नारीवादी में आपको बताऊंगा आगे कि जो लोग स्त्री पुरुषों बराबरी के लिए प्रयासरत रहते हैं, उनके अधिकारों के लिए बराबरी चाहते हैं कि वो दोनों के अधिकार समान हो, तो वो ये मांगे रखते हैं। तो देखिए अगर घर की बात कहा जाए तो घर में तो महिलाओं वैसे ज़्यादा काम करती हैं, और कहा जाए घर में रहने वाले काफ़ी लोग होते हैं और मुखिया 2 जने मुख्य तौर पर होते हैं, स्त्री पुरुष दोनों होते हैं, माता पिता किसी के। तो निर्णय में लेने में क्यों पुरुष की प्रधानता होती है, ये प्रश्न उठता है। तो इसको भी इसका विषय माना जाना चाहिए, इसकी बात की जा रही है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ है कि औरत को तो घर की 4 दीवारी में सिमट के रह गई है और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया है। और ये खास तौर आपको देखने को मिलेगा समाज में, हमारे भी भारत में भी। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का 41 पेज नंबर पे देखें, हिस्सा आधा है। चलिए आबादी के आधे हकदार हैं, आधा हक रखती हैं, उनका हिस्सा है। और सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य ही है, कुछ प्रतिशत में है। मतलब हम वो नहीं कह सकते जनसंख्या जिस तरह 50% है उस तरह से और हिस्सों में क्यों नहीं, राजनीति में क्यों नहीं, ये प्रश्न उठाया भी जाता है। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। जी हाँ, ऐसा लंबे समय तक रहा, और पिछली सदी में तो ख़ासतौर पर कई आंदोलन हुए। उसके बाद कई विकसित देशों में ऐसे अधिकार मिले महिलाओं को। तो यह भी आपको भारत जैसे देश में भी सोच के आप नहीं लगता होगा, जो सभी भी सुन रहे होंगे जो लोग, लेकिन ऐसा लंबे दौर तक चला है, लंबे समय तक। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, तो देखिए राजनीति यानी कि राजनीतिक मामला, यानी कि नेता बनने, राजनेता बनने का अधिकार जो है
ऐसे अधिकार कि वो भी चुनाव लड़ सकती हैं, वो भी राजनेता बन सकती हैं। अवैधानिक कई कानूनी अधिकार भी हैं जो उसके लिए वो मांग कर रहे थे, जो लोग उनको नहीं मिले थे। और चलिए पेज नंबर 42 पर देखें। और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। तो देखिए 41 पेज नंबर पे आप कुछ तस्वीरें भी देख रहे होंगे। तो देखिए पहले नारीवादी का आपको बता देता हूँ, उसके बाद ऊपर जाता हूँ। नीचे ही है पेज नंबर 42 पे ही बात बोले वाले हिस्से पर, बात बोले भेद खोले। नारीवादी औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष। तो देखिए जो शख्स कोई भी हो सकते हैं, तो वो चाहते हैं कि जो भी आप भी हो सकते हैं कोई भी, कि स्त्री और पुरुष को समान अधिकार हो, उनको समान अवसर दिए जाएँ, चाहे वोटिंग हो, अभी है भी आपके यहाँ, समान नौकरी में भी बराबर के हकदार रहें। प्राइवेट भी कोई बोल सकते हैं कि निजी सेक्टर में भी ऐसा हो, सार्वजनिक में भी हो। तो इस तरह के जो बिलीव करने वाले, इसमें जो विश्वास करते हैं, वो लोग नारीवादी हैं, हम कह सकते हैं। तो वो नारीवादी इसको भी बोला जाता है। तो इसी तरह के आंदोलन उठाए गए थे और किए गए उस दौर में। चलिए अब पेज नंबर 41 की जो तस्वीरें पर हम गौर से देखते हैं। आदर्श स्त्री की कुछ वानगी। टीवी सीरियल के निर्माताओं के लिए आदर्श दर्शक। तो देखिए किस हिसाब से उसको देखते हैं। फैशन उद्योग के लिए आदर्श सुंदरी। तो देखिए कौन से लोग किस तरह से महिलाओं को अपने नज़रिए से देखते हैं, स्त्रियों को। ऊपर आपने देखा जो लोग सीरियल बनाते हैं, आपने भी देखा होगा, कई लोग जिनके यहाँ टीवी होगा, वो लोग कि वो चाहते हैं कस्टमर के हिसाब से ध्यान रखें, अपने टीवी सीरियल्स तैयार करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि वो महिलाएं कैसी होंगी। तो आपको कुछ तस्वीर दिखाया गया, देखिए किस तरह की तस्वीर में साड़ी पहन के कुछ वहाँ पर औरतें दिख रही हैं दो। नीचे देखेंगे फैशन उद्योग के लिए, तो आपको दिख रहा है कि इस फैशन ड्रेस में उसकी आदर्श सुंदरी कैसी है, उसके लिए आदर्श सुंदरी की संकल्पना है। समाज के लिए आदर्श गृहिणी। तो देखिए समाज के लिए आदर्श गृहिणी कौन है, देखिए कितने सारे उसके काम है। एक तरह से आपने देखे होंगे, झाड़ू भी एक हाथ में, बर्तन भी हैं, कई सारे बाल्टी भी है आपको, और कई सारी चीज़ें एक साथ लिए है। समाज की आदर्श गृहिणी कौन है, तो ये किस तरह से लोग परसीव करते हैं अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी जगह पे। देखिए सेक्टर भी तो हैं कई सारे। और नीचे जाइए, भावी सास ससुर के लिए आदर्श दुल्हन। तो देखिए वो अपने हिसाब से इसको देखते हैं। देखिए कार भी दिख रहे हैं यहाँ पे, टीवी भी अपने हिसाब से, कितने रुपए में उसकी है ना, दहेज प्रथा आपको पता ही है। और ये भी बड़ी सम्मान, भारत में तो बड़े स्तर पर इस तरह का आपको देखने को मिलता है कि जब वो आएगी तो कितने सारे धन के साथ और क्या क्या चीज़ लेके आएगी, कितने रुपए, क्या क्या सामान। कई सारी हत्याएं भी आपको सुनने को मिलेंगी, मिलती भी होंगी। आदर्श दुल्हन देखिए भावी सास ससुर के लिए क्या है आपको दिखाया। और आप बगल में देखेंगे नियोक्ता और पुरुष सहकर्मियों के लिए। नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर जो जॉब पर रखते हैं और जो लोग काम करते हैं उनके साथ, वो आदर्श कर्मचारी कैसी है, तो उसको किस ढंग से दिखाया गया है, सिंबॉलिक ढंग से आप जिसको देख सकते हैं कि वो कैसे परसीव करते हैं उसको। तो ये तरीके बताए गए हैं कि कितने तरीक़ों से अलग अलग जगहों पर देखा जाता है। आप फिल्म भी देखते हैं, आप ऐड भी देखते हैं ना, प्रचार। उम्मीद करूँगा कि इस अध्याय के बाद आपके देखने के नज़रिए में थोड़ा सा और वो आए क्या कहा जाए, आप परख के बाद आप देख पाएंगे, परख करके और थोड़ा और सफाई के साथ कि इसके पीछे छुपा राज क्या है। चीज़ें बताई जाती है, इसके पीछे का एक मकसद भी होता है। तो उसके वो जो बनाने वाले हैं, जो भी चीज़ है, वो सीरियल बनाने वाले हैं या जो भी चीज़ समाज के लोग हैं, वो कुछ उम्मीदों के साथ करते हैं। तो क्या उम्मीदें छुपी हुई रहती हैं व्यवहार के पीछे, जो लोग वो चाहते हैं, वो आप देख सकेंगे उम्मीदें इस अध्याय के बाद। तो यहाँ आपने देखा आदर्श
कहाँ कहाँ स्त्रियों के लिए अलग अलग आदर्श दुल्हन की कई संकल्पना है, कहीं आदर्श कर्मचारी कैसी होनी चाहिए उसके लिए कैसी संकल्पना है। तो देखिए नीचे, चुनिए इनमें से आप कौन हैं। तो ये सुनने वाली कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है, या उम्र से कोई इससे बड़े भी हो सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देखें। नीचे देखते हैं, अपने समाज में इस आदर्श स्त्री के बारे में प्रचलित इन सारी धारणाओं पर चर्चा करें। क्या आप इन सबसे सहमत हैं? अगर नहीं तो बताइए कि आदर्श स्त्री के बारे में आपकी धारणा क्या है। तो ये बहुत अच्छी ये सब देखने के बाद उम्मीद की जाएगी आपकी एक सोच कुछ होगी, वो आपकी क्या है आप लोग अवश्य साझा करें, बताएं। यूट्यूब के नीचे अपनी बातें जो सुनने इसके बाद लिख सकते हैं, अपनी बातों को जो समझा, आपकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, ये भी ज़रूरी है। और जो स्कूल में जाएं वो लोग शेयर करें अपनी बातों को। तो हम पेज नंबर 42 पे आगे बढ़ते हैं। तो नारीवादी आंदोलन आपने समझ ही लिया ऊपर, एक बार और आप देख लें तो उन बातों को समझ लें, उसके आधार पर आपको लिखना भी आसान रहेगा और किसी को बताना भी, आपकी समझ भी अच्छी हो पाएगी कि मूल मकसद क्या है और समझाने का इस पाठ का। और नारीवादी आंदोलन अब आप ऐसा नहीं रटेंगे कि आपको एग्ज़ाम में जाकर लिखना है। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिकाओं को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालयी शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, और देखा भी होगा आपने आसपास अपने फिल्मों में भी आपको देखने को मिलते ही हैं। जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था, बिल्कुल ऐसा था। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। तो अभी आप जानेंगे, इन देशों का नाम बताया, बहुत अच्छी स्थिति में है, आप कहा जाए, महिलाएं और उनके समानता का जो स्तर है महिला पुरुष का अधिकारों के संदर्भ में। ये जो खुद करियर खुद सीखे वाला हिस्सा है आप देख रहे हैं, इसको आप अवश्य पढ़ें, और पढ़ने के बाद इसके आधार पर जो नीचे चीज़ें लिखी गई हैं, कई प्रश्न हैं और आपसे पूछे जाएंगे इसके आधार पर। काफ़ी आसान भाषा में लिखा हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको पढ़ें और उत्तरों को लेकर जो इसके हैं, जिसमें बातें कही गई हैं, वो क्रियाकलाप कहे गए हैं, कुछ गतिविधि करने के लिए आप ज़रूर घर पर करें, मिलजुल कर दोस्तों के साथ, या आप जो भी हों, जैसे भी संभव अपने आसपास घर में, ताकि इससे आपकी एक और जो मैंने पहले बताया है एक्टिविटीज़ से और चीज़ें अच्छे ढंग से चीज़ें याद रहती हैं। ज़रूर इसको पूरा पढ़ें, जो 42 पेज पर है पूरा। इसमें समय का उपयोग सर्वेक्षण है 1998-99 का, उसके आधार पर कुछ चीज़ें दी गई हैं और उसके आधार पर कुछ पूछा गया है। चलिए पेज नंबर 43 पर देखते हैं। हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। तो देखिए यहाँ जो शब्द है पितृ प्रधान, इसके मीनिंग एक बार देख लेते हैं, और नीचे वही बात बोलने वाले हिस्से में देखते हैं। तो पितृ प्रधान, इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन है। ये शासन यानी कि कोई राज कर रहा है, राज करने वाला, तो पिता का शासन है। पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। यानी कि जो भी जगह हैं, चाहे निर्णय निर्माण की बात हो, किसी चीज़ पर फैसला लेना हो, उसमें
पुरुष की ही सुनी जाती है। अक्सर हमारे परिवारों में भी भारत के संदर्भ में आप देखेंगे ज़्यादातर तो घर के बड़े बुजुर्ग और उसमें पुरुष जो होते हैं वही खास तौर पर निर्णय या फैसले लेते हुए देखे जाते हैं। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। चलिए अब देखते हैं। महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। देखिए आंकड़े बताए गए हैं यहाँ पर कि अभी जो लिटरेसी रेट है वो अपने आप में कितना कम है। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। तो आपको भी देखने को अवश्य मिलता होगा कि अक्सर लड़कियों की संख्या जो 12वीं के बाद में देखेंगे, जो कॉलेज का यूनिवर्सिटी में जाते हैं की संख्या, जो लड़के हैं उनकी भी कम हो जाती है, लेकिन लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या और बहुत कम हो जाती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है। मतलब अच्छा खासा उनका भी लगभग बराबर का मामला रहता है, कई बार वो आगे भी होती हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। तो आपने ये देखा होगा और अक्सर अपने परिवारों में भी आप देखने को मिल ही जाता है हमारे देश में। तो ये जो आंकड़े आप ये ध्यान रखें किस तरह के भेदभाव हैं, तो ये आपके लिए सुविधाजनक होगा तो आप बात भी समझते जाएं। और मेरा फोकस बात को समझने पर है, मैंने पहले ही बताया कि आप बात की मूल बात को समझेंगे तो आपको रटने की तो दूर की बात, हम बातों को बड़े अच्छे से समझने के हिसाब से उसको लंबे समय तक आप याद भी रख पाएंगे। इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने का कोई तर्क भी है तो आपसे मान लीजिए 3 नंबर में 4 नंबर में इस तरह से पूछता भी है, जो पेपर में अगर आता है तो आप इन बातों को ज़रूर डालें। इसलिए आगे देखते हैं। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। तो देखिए इसका रिलेशन भी है, जब कम लड़कियां पढ़ेंगे, कम उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगी तो कम लड़कियां ही महिलाएं बड़े पदों पर जाएंगी। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष, पेज नंबर 44 पे देखेंगे की तुलना में रोज़ाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती हैं। तो देखिए ऊपर अगर आप एक्टिविटी करेंगे जो मैंने कहा अपने आप से करने के लिए, उसमें आपको दिखेगा कि करीब 7 घंटा करीब महिलाओं का उसमें औसत दिखाया गया था उस समय 1998 करीब का, जो कि पुरुष से अधिक ही है। तो ये बता रहा है और पर उसको ज़्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उसके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। हाँ, तो ये भी आप तरफ ध्यान रखें कि ये बताया गया यहाँ पे। चलिए ऊपर के जो कुछ बातें लिखी हैं उसको पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक बच्ची है और एक अपनी मम्मी से कुछ कह रही है। देखिए क्या कह रही हैं। मम्मी हरदम बाहर वालों से कहती हैं मैं काम नहीं करती, मैं तो हाउसवाइफ हूँ घर में, पर मैं देखती हूँ कि वह लगातार काम करते रहती हैं। अगर वह जो करती हैं उसे काम नहीं कहते तो फिर काम किसे कहते हैं। तो देखिए बड़ा अच्छा एक प्रश्न उठाया है और इस बच्ची ने तो ये और नारीवादी जो हैं, जो लोग हम नारीवादी बता ही चुके हैं, तो उनका एक तर्क रहता है। और देखिए काम तो काम होता ही है तो, लेकिन अक्सर हम यार जो देखने का तरीका है वो इस तरह से है कि जहाँ से पैसा आता है, तो हमने ऊपर भी दिखाया था आपको कि अक्सर हम इस ढंग से देखते भी हैं कि जो लोग पैसा कमाते हैं हम उसी को काम के नज़रिए से देखते हैं, बाकी को नहीं। तो इस भी सोच विचार करना चाहिए अपने आप में, क्योंकि ये भी तो काम ही है। क्योंकि देखिए औरतें भी इनडायरेक्टली कहा जाए
कि वो डायरेक्ट पैसा नहीं कमाते, लेकिन पुरुष की जो कमाता है उसमें कितना बड़ा योगदान होता है। जैसे सुख सुविधाएं मिलती हैं घर पर, तो महिलाएं कितने ज़्यादा काम करती हैं। लेकिन बात यह है कि उनके पैसे नहीं मिलते, इसलिए उनका काम भी नहीं दिखता। तो आप उम्मीद है बात को समझ पाएँ जो वो कहना चाह रही है। कि काम को हमें देखना होगा कि किस नज़रिए से देखा जाता है समाज के अंदर, क्योंकि उसको पैसे से ही देखा जाता है, तो इसलिए उसको नहीं डालते उस कैटेगरी में, लेकिन काम तो है ही। तो लेकिन इसे आपको मानचित्र में दिख रहा होगा भारत का नक्शा जो है। चलिए इसको लेकर जो प्रश्न वो देखते हैं। क्या आप इस मानचित्र में अपने राज्य को पहचान सकते हैं? इस ज़िले में स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है? आप इस अनुपात को अलग रंगों में अंकित ज़िलों से कितना कम या ज़्यादा पाते हैं? उन राज्यों की पहचान करें जिसमें बाल लिंग अनुपात 900 से कम है। तो देखिए आप अपने राज्य की तुलना जहाँ पर हैं, और नीचे आप देखेंगे एक बॉक्स के अंदर दिया है मानचित्र के नीचे। इस बॉक्स के अंदर अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है और वो बताए गए हैं कि लिंग अनुपात। देखिए लिंग अनुपात की 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से लिया जाता है। 1000 तो वो क्या है कि 1000 मान लीजिए जो लड़के हैं, जो मेल हम जिसे बोलते हैं पुरुष, तो 1000 बच्चों पर लड़कियों की संख्या को हम इसमें नापने की कोशिश देखते हैं। देखिए ऊपर बताया भी गया है बाल स्त्री पुरुष अनुपात 2011 0 से 6 वर्ष का दिखाया गया है। बाल यानी बच्चे, स्त्री पुरुष है ना, जो जिनकी संख्या 0 से 6 वर्ष के बीच है उनकी उम्र। तो अगर आप अपने ज़िले में आप देख सकते हैं कि अन्य से तुलना करके आप देख सकते हैं नीचे जहाँ भी आपका ज़िला आता है जिस कैटेगरी में, तब रंग से पहचानिए और आप उसको पहचानिए। अच्छी एक्टिविटी हुई आपके लिए, ज़रूर देखें। चलिए नीचे वाला एक और देख लेते हैं कि हमें उनकी पहचान करनी जहाँ 900 से कम है। तो ज़रूरी भी आपके लिए जानना कि सोचने वाली बात है कि जहाँ 1000 जो पुरुषों पे वो 1000 महिलाएं नहीं उससे कम है। तो अगर हम देखें 900 से भी कम, तो आपको दिख जाएगा, देखिए रंग आप देखेंगे ढंग से तो आपको अच्छा क्रियाकलाप है। तो आप ये खुद ढूंढे, मैं 2 आपको बताता हूँ, तो बाकी आप इस रंग से पहचाने। हरियाणा, पंजाब, आपको 2 उदाहरण दिख रहे हैं। तो नीचे बॉक्स देखें और ये कैटेगरी बटी हुई है 876 से 900, 875 से कम। तो देखिए 900 के अंदर के जो आएंगे आप देखिए रंग पहचाने और स्टेट को पहचाने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उस पर ढूंढ के और लिखें। चलिए अगले पेज पर हम देखते हैं जहाँ से छूटा था। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। देखिए जहाँ आप समझ ही होंगे इसका मतलब, एक जैसा काम है, चाहे वो महिला पुरुष है सबको, और जो काम में लगे हुए हैं वो सबको बराबर वेतन। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेलकूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलियान तक, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। तो देखिए नज़रिए को दिखा रहा है और किस तरह से होता है। तो भेदभाव का एक और आप उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसको भी आप ध्यान रखें। चलिए अगला देखते हैं। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। देखिए इस पर कई फिल्म भी बना है, इस बुराई के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं। लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। इससे देश का लिंग अनुपात प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गया है। अब ये संख्या भी ध्यान रखें, और अपने आप में सोचने वाली बात है कि किस स्थिति से मामला आ चुका है। 919 से मात्र। साथ लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह अनुपात गिरकर 850 और कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। तो जो ऊपर मानचित्र उसमें सब जरूर देखिए और अपने आप से बैठ के इस पर बढ़िया से इसमें देखिए कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें
हमें रोज़ पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए ख़ास तौर से असुरक्षित हैं। देखिए, अब शहर में और दिल्ली का तो आपको पता है फेमस जो 2012 का था, जो दामिनी रेप जो गैंग रेप हुआ था। तो शहरों में अक्सर इस तरह की चीज़ें और ये देखने को मिल जाता है कि महिलाएं अपने आप काफ़ी असुरक्षित महसूस करती हैं। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। तो आप देखेंगे कई कई तो घर में भी हो रहा होता है, अपने आसपास भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि महिलाओं के साथ कई जुल्म होते हैं, और हिंसा का सामना करना पड़ता है। देखो आप यहीं पे हम देखेंगे ऊपर एक पोस्टर है, उसमें देखिए लिखा गया है 50 मिलियन वीमेन मिसिंग इन साउथ एशिया ड्यू टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। वी कैन एंड ऑल, ऊपर देखेंगे आप, वी कैन एंड ऑल वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। तो यहाँ बात की गई है कि महिलाओं के खिलाफ जो सारे अत्याचार उनसे दूर करने की बात की गई है। तो आप गौर करेंगे तो इसमें पाएंगे कि लगभग जो 50 मिलियन बताया गया, यानी कि लगभग 5 करोड़ महिलाओं को हम दक्षिण एशिया में कई हिंसा और भेदभाव के कारण खो रहे हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में। आप देखेंगे इस पे कितनी बड़ी संख्या को दर्शाया गया है यहाँ पर। चलिए और नीचे देखें, आपको ये नीचे इसके विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की संख्या यानी प्रतिशत को दर्शाया गया है। हम देख रहे हैं ग्राफ के माध्यम से। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। इसके बगल जो है, भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, क्या आप इसके कुछ कारण बता सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि अमेरिका और यूरोप में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस स्तर तक पहुंच गया है कि उसे संतोषजनक कहा जा सके? तो देखिए, अगर हम पहले गौर कर लें ग्राफ पे तो आपको दिखेगा नॉर्डिक देश हैं उसमें 42% तक मामला पहुंच गया है, यानी कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व 42% तक लगभग। और देखिए, हमने बात की थी आबादी की 50% हिस्सेदार हुए हैं, तो हमें आइडियली हमेशा लेना चाहिए कि वो भी
पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, तो हमने वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का देखा ही था। आयरलैंड में अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हों, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में भी व्यक्त होता है। देखिए, है ना, आप भी देखेंगे किस तरह से इस्तेमाल करते राजनेता लोग, आसपास भी आप गौर करेंगे तो। चलिए आगे देखते हैं, ज़रा इन बातों पर गौर करें। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम से जैसे धर्म से ना होकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। तो बिल्कुल खास ध्यान रखें, अलग ढंग से लोग, राजनेता लोग भी घुमा घुमा के बातों में पेश करते हैं और वो शब्दों का इस्तेमाल बिना संदर्भ के करते हैं और कई बार और आम जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि राजनेता आपके सामने ऐसा मिले जो गांधी के धर्म की बात करके आपको कहे कि धर्म के बिना राजनीति संभव नहीं। तो आप ध्यान रखें, ये किसी हिंदू या इस्लाम की बात नहीं कर रहे थे, तो बात कर रहे हैं नैतिक मूल्यों की, क्या सही और क्या गलत है उसकी, ना कि किसी खास ढंग से पूजा करना है नहीं करना है। इसके अंदर जो अच्छी बातें हैं वह उससे जो उसका सार तत्व है, हर धर्म के अंदर देखेंगे आप कुछ खास ढंग से अच्छी बातें कही गई हैं, हर लोग सबके अंदर हैं। तो उनका मतलब था इस बात को कि कौन सी जो रहन सहन के जो अच्छे ढंग हैं, नैतिक रूप से जो सही है उसकी बात। तो आप बिल्कुल हिंदू और मुस्लिम से इसको ना लें, इस्लाम से। तो आपके सामने कोई भी लोग मिले, आप उनको समझाएं इस बात को, अगर वो अलग ढंग से इसको पेश करते मिलते हैं तो गांधी की इस बात को भी, क्योंकि गलत संदर्भ कई बार नुकसान पहुंचाते हैं और चालाक लोग कई बार बिना संदर्भ के सिर्फ वाक्य बोल देते हैं और आप समझ नहीं पाते। तो इसलिए इन बातों पर गौर करें और समझें इस बात को। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए, यानी जो मूल्य हैं उसके हिसाब से राजनीति चलनी चाहिए। जो उसके अंदर का मूल्य होता है कि सही क्या है, सबका ध्यान रखें, सब मिलजुल कर रहे, शांतिपूर्ण रहे, ये तो आपको मिलेगा। तो ये सब बातें और भी हो सकती हैं। तो वो चाहते थे कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। तो इस बात पर गौर करें कि उनको चलाने वाले जो तरीका और राजनीति को वो उस मूल्य से प्रभावित हो, वो मूल्य द्वारा उसे संचालित होनी चाहिए, जो कि किसी का नुकसान नहीं पहुंचाए, सबका भला सोचे। चलिए आगे देखते हैं। अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदायों के हैं। अल्पसंख्यक जैसे हमारे देश में आपने देखा, मुस्लिम लोगों की संख्या अल्पसंख्यक में है, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, तो ये हमारे यहाँ पर कम संख्या में है, अल्पसंख्यक हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। आप इस पर गौर करें और सोचें कि क्यों ज़रूरत है, क्या आपको भी नहीं लगता? चलिए अगला बिंदु देखते हैं। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। तो देखिए पारिवारिक कानून क्या है, ऊपर देखें बाद बोले वाले हिस्से में। पारिवारिक कानून जो है विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून हैं। तो देखिए इसमें हम ये सारी बातों को शामिल करते हैं और उस पर ध्यान रखें, विवाह हो, तलाक हो, जैसे सारी बातें। तो ये आंदोलनों का मानना है, महिला आंदोलनों का, कि ये भेदभाव करते महिलाओं के साथ, ज्यादती है, पुरुषों का ज़्यादा फायदा होता है उसमें। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। तो ये नारीवादियों का बिल्कुल मांग रहती है उनकी कि इसमें ज़रूर बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ये पुरुष के फेवर में है।
तो आपने जैसे कुछ उदाहरण अभी भी देखे होंगे, 3 तलाक वाली व्यवस्था हमारे देश में जो खत्म की गई, कुछ ऐसी मांग ये इस तरह की है जिसको समाप्त किया गया। ठीक है, उससे महिलाओं को बिल्कुल नुकसान हो रहा था, उससे उनके साथ गलत हो रहा था। तो कुछ ऐसा ही इस तरह के स्टेप लेने के लिए मांगे चलती हैं। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम मुन्नी के प्रश्न को देख लें। बाय साइड, मैं धार्मिक नहीं हूँ, मुझे सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की परवाह क्यों करनी चाहिए? तो देखिए, अपने आप में स्वभाव ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए लोकतांत्रिक देश में जो लोग होते हैं वो कहा जाए जिम्मेदारपूर्ण होते हैं। जो नागरिक होते हैं उनकी जिम्मेदारी कुछ होती है और उनको सबका देखना होता है, कोई लापरवाह नहीं हो सकते हैं। क्योंकि एक समाज के अंदर हम रहते हैं तो देखिए कुछ चीज़ें घटेंगी तो आपको भी प्रभावित करेंगी, और आपको, और हमारे देश की जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक, कहीं भी कुछ घटना होगी तो हमारे देश की व्यवस्था को क्षति पहुंचेगी। तो हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि हम चीज़ें देखते रहें। तो देखिए, एक जगह जहाँ सांप्रदायिकतावाद है, दूसरी तरफ पंथ निरपेक्षतावाद की भी भावना है, जहाँ पे बात की जाती है कि आपस में पारस्परिक रूप से मिलकर, समझ के साथ, संयोग के साथ एक साथ मिलकर फैसले लें और अपनी जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करें। तो हमें इन दोनों बात को समझना ज़रूरी है। एक ये पंथ निरपेक्ष वाला हिस्सा, ताकि लोकतंत्र को मजबूत कर सकें, और इस तरह से जो सांप्रदायिकतावाद है या इसकी जो भावना है समाज में फैल रही, इसको रोक भी सकें। और ये कौन करेगा? जिम्मेदार नागरिक। और उसको हम, चाहे हम धार्मिक हैं, कोई धार्मिक नहीं है और इससे लेने देना नहीं है, और मेरा मानना है कि एक जो जिम्मेदार नागरिक संवेदनशील है उसको इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, इन मसलों पर किनारा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब लोकतंत्र की जो हमारी जो नींव है, देखिए हमारे अपने जो 70 साल से जमी हुई है, उसको कितना बड़ा धक्का पहुंचेगा अगर इस तरह की घटनाएं घटेंगी, और कितने लंबे समय तक वो भुगतान होगा उसका। तो इस तरह की परिस्थिति ना है, इसके लिए हमें लगातार संवेदनशील करना होगा। और आज आप हो भी रहे हैं, इस किताब के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं आप लेसन, तो आप ये जान भी रहे हैं कि इससे कितना नुकसान है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हो, उन्हें धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए, और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है, तो किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है, तो उसे रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है, तो इसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। तो देखिए, यहाँ बता रखा है बिल्कुल कि जो सत्ता में लोग हैं उनको नज़र रखनी चाहिए, कि धर्म के नाम पर कुछ ऐसे घटनाएं ना हो जिससे अमानवीय कहा जाए, कि और जिससे मानवता नष्ट हो रही हो, मानवता का नुकसान हो रहा हो, और एक इंसान के लिए ज़रूरी बातें उसके सम्मान के खिलाफ घटनाएं प्रथाएं चल रही हो। तो अगर ऐसा हो रहा है तो राज्य को दखल देना चाहिए और ऐसी चीज़ों को हटाना चाहिए, और जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये बात है और होनी भी चाहिए बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं, सांप्रदायिकता वाले बिंदु पर। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। देखिए, आज भी आपके आसपास इस तरह की चीज़ें हैं, वो आप खुद गौर करें, कौन नेता इसमें लिप्त हैं कि वो लोग धर्म को ही राष्ट्र का आधार मानने पे तुले हुए हैं। पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है कि देखिए, खास धर्म से राष्ट्रवाद को जोड़ दिया जाएगा, एक खास मीनिंग और एक खास धर्म को ही बड़ा करके दिखाया जाएगा, तो देखिए फिर जो संख्याओं में कम जो धार्मिक लोग हैं, जैसे हमारे देश में ले लें, मान लीजिए हिंदू धर्म ही है बड़ी संख्या में, और जो कम संख्या में
जो इस्लाम को मानने वाले हैं, तो देखिए अगर ऐसा प्रमोट हुआ कि हिंदू धर्म के ही आधार पर अगर राष्ट्रवाद की जो धारणा है वो बनेगी, तो इसे देखिए कैसा फील करेंगे जो कम संख्या में जो लोग हैं धर्म के लोग। तो इससे एक सुरक्षा की भावना भी जन्म लेगी और एक डर की भावना भी पैदा होती है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म के व्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्षपोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। तो देखिए जब राज्य खास धर्म को प्रमोट करने लगेगा, उसको बड़ा करके दिखाने लगेगा, तो वो बहुत ख़राब बात हो जाएगी। जो ऊपर मैंने हिंदू का आपको उदाहरण दिया, एक मात्र उदाहरण के लिए दिया, आप अगर ऐसा आप देखते हैं तो आप संवेदनशील है, आप भी खुद देखिएगा क्या ऐसी कोई पार्टी ऐसा कर रही है। ऐसा ही कई देशों में है और देखने को मिल भी जाएगा जहाँ पे राजनेता लोग हैं वो एक अपने खास मकसद के साथ होते हैं, जो जनता को नहीं बताया जाता है, अक्सर उन्हें धुंधला करके दिखाया जाता है। क्योंकि देखिए जनता कभी भी और हम लोग जो हम हैं शांति प्रिय तरीके से रहना चाहते हैं भी, लेकिन जो कुछ खास विचारधारा के लोग हैं जो एक खास धर्म को ही प्रमोट करना चाहते हैं, उससे नुकसान पहुंचाने में सोचते भी नहीं हैं। तो देखिए वहाँ बताया गया कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोलें। तो ये खतरनाक स्थिति को बता रहा है। अगर ऐसा हो तो ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। तो देखिए ये दुष्प्रचार एक तरह का भड़काने वाला आम जनता को, और इस बीच से कई लड़ाइयाँ लगती हैं और आपस में विभिन्न धर्म के लोग आपस में लड़ते हैं। कुछ उदाहरण हमारे यहाँ भी इतिहास भी देखने को मिलते हैं और अभी भी आप देखें अगर आपको दिखता है आसपास कि क्या ऐसा वाकई कोई राजनेता ऐसा करते हैं जो आप भड़काने का काम करते हैं और ये दो धर्मों की लड़ाई का काम करवाते हैं। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। तो देखिए आप सांप्रदायिकता का मतलब भी यहाँ समझ सकते हैं कि इस तरीके से कि एक दूसरे खास धर्म के खिलाफ प्रमोट किया जाए और उसमें जो सत्ता में जो दल है वो किसी खास धर्म को विचारधारा को या धर्म को प्रमोट करे और जो अन्य धर्म है उनके खिलाफ वो अपनी बात कहें और ऐसा कहें कि उनका जो धर्म है वही श्रेष्ठ है, जो राज कर रहे हैं, जो अभी शासन में है, वो अगर ऐसा कहें तो अपने आप में खतरनाक स्थिति है कि दूसरों को अच्छा फील नहीं होगा। देखिए आप एक को अच्छा और एक को बुरा कहेंगे, विभिन्न धर्म हैं अपने अपने उनके, तो आप अगर एक खास को ये पूरी तरह से सही बताएंगे और दूसरे को बिल्कुल गलत बता देंगे तो इससे किसी को भी खराब लग सकता है। तो देखिए अपने आसपास इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो, और क्या इस तरह तो क्योंकि ऐसा होगा तो देखिए अवश्य ही स्थिति बिगड़ेगी और शांति प्रिय तो बिल्कुल नहीं रहेगी। तो हमें इन सब चीज़ों से एक अच्छे राजनेता को इन तरह की चीज़ों में नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि इससे समाज में शांति फैलती है और नुकसान भी होता है, जान मान की हानि भी होती है। और कई ऐसे मसले इतिहास में हुए जिससे बहुत बड़े नुकसान देखने को मिले। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। तो यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ धर्म को ही सामाजिक समुदाय का आधार माना जा रहा है कि धर्म की वजह से ही सामाजिक समुदाय बनते हैं। तो ये छोटे ढंग से देखना है कि इसके बिना समुदाय हो नहीं सकते हैं, लोग जी नहीं सकते हैं। तो एक संकीर्ण मतलब नैरो माइंडेड इसको देखना है। चलिए आगे देखते हैं। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते।
इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मतलब कितनी बड़ी बात है यहाँ पे, बड़ी सोचने वाली भी है कि वो ज़रूरी नहीं कि किसी दूसरे धर्म वालों को भी समुदाय का अंग माने, अपने समुदाय का। जिससे एक बैर भाव, एक दूसरे से युद्ध की स्थिति भी, झगड़े की स्थिति पैदा होती है, एक दूसरे से नफरत के भाव पैदा होता है। तो यही सांप्रदायिकता राजनीति के संदर्भ में आप ध्यान देते रहें इस पर। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेईमानी होती है। तो आप ये समझ रहे अपने आप में कि ये अपने आप में एक नाटक है कि ऊपरी तौर पर लोग तो दिखाने के लिए अपने आप को बराबर या दिखाएं दूसरे धर्मों के भी, लेकिन असल में वो अंदर से नफरत रखते हैं एक दूसरे के प्रति। अगर आपको आसपास भी दिख रहा भी हो, दिखेगा भी, आप ध्यान दें उस पर, आपको समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होते होंगे ही, और उनमें टकराव भी होगा। जाहिर है, अगर ऐसा धर्मों के बीच लोग बैठे होंगे तो उनके अलग अलग विचार होंगे, उनकी सोच होंगी, उनकी दुनिया अपनी अलग होगी। सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। तो यहाँ आप गौर करें, इस बात को समझें कि जब ये विचार और आगे बढ़ता है तो ऐसा हो जाता है कि एक खास धर्म के लोग ही इस बात के पक्षधर हो जाते हैं कि इस राष्ट्र में रहने का हक सिर्फ एक धर्म वालों का है और बाकी लोग रह नहीं सकते, चाहे वो उनसे संख्या में कम हों वो लोग जो अलग धर्म के हों। तो ये इस तरह की चीज़ें भी बढ़ती और काफ़ी आप समझते हैं, आपको देखने को भी मिलेगा। आप देखें इतिहास में भी, तो इससे काफ़ी बुरी स्थिति पैदा होती है और झगड़े होते हैं और काफ़ी जान माल का नुकसान होता है। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। तो इस तरह की मांगे चलने लगती हैं। तो यानी कि जो वर्चस्व वाले हैं, जो ताकतवर, जिनकी संख्या ज़्यादा है, वो धर्म राज करेंगे और बाकी उनके अधीन, यानी कि उनकी जो मान्यता होगी, जो बड़ी संख्या में जो धर्म के लोग हैं उनको मान के चलेंगे और उनके नियमों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उनके साथ रहेंगे। और आप ये देखें भी इस तरह की चीज़ें। यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हों, यह संभव नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं, इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाज़ों को दबाना है। तो देखिए, अगर किसी एक धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म से अगर नफरत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये नफरत करने वाले धर्म के लोग सारे लोग ही नफरत करने वाले हैं। और जो लोग हैं, मान लो उनकी संख्या ज़्यादा है, तो उसमें कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ नहीं पैदा करना चाहते, वो मिलजुल के वाकई में रहना चाहते हैं, वो स्थिति ऐसी बनने देना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो और सर्वोपरि आवाज़ होती है और उनकी आवाज़ को ऊपर उठने नहीं दिया जाता है। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है और ये बात रह नहीं पाती फिर इस तरह की स्थिति में जो हो रही है सांप्रदायिकता में। चलिए आगे देखते हैं। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। चलिए देखिए, इस पर ध्यान दें और बिंदुओं को अपने हिसाब से आगे एग्जाम में भी और अपनी समझ भी बढ़ाएं इस पर। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में ही दिखती है। ये रोजाना की ज़िंदगी में आपको देखने को मिल जाएगी। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के बारे में बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। ये चीज़ें इतनी आम हैं कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि ये अपने अंदर ही बैठी होती है। तो इस बात को ध्यान रखें कि अक्सर ऐसा होता है कि हम एक तरह का प्राउड करके घूम रहे होते हैं और दूसरों को अपने से नीचा मान रहे होते हैं। हमारी मान्यताएं ज़्यादा अच्छी लगने लगती है हमको, क्योंकि हम बचपन से उससे पले होते हैं और दूसरे को हम नीचे नज़र से देखते हैं।
ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। चलिए दूसरा देखते हैं। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। यानी कि जो निर्णय लेने वाले लोग होंगे, जो लोग देश में राज करेंगे, वो लोग उस खास धर्म की होनी चाहिए, इस तरह की बातें इसमें शामिल हैं। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। तो देखिए दोनों रूप अलग अलग हो जाते हैं। जिनकी संख्या ज़्यादा है वो लोग अपने तरीके से करते हैं, और जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्याएँ कम होती हैं, वो अलग अपने राजनीतिक इकाई बनाते हैं और अपने तरीके से वो काम करते हैं। तो हमने मेजोरिटेरियनिज्म जो है बहुसंख्यकवाद को देखा भी था पहले, कि जहाँ पर बहुसंख्यक की बात, उसके विश्वास, उनकी मान्यता को तरजीह दी जाती है। आप पिछले वीडियो में देख भी लें इस पर। चलिए हम आगे देखते हैं पेज नंबर 48 पर। तो देखिए फैज़ अहमद फैज़ के कुछ नज़में हैं यहाँ पर। हम तो ठहरे अजनबी, कितनी मुलाकातों के बाद, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। तो इस सांप्रदायिकता को लेकर ये है, और इस पर आप विचार करें कि कहना क्या चाह रहे हैं। एक बार आप इस पर सोचें। और आगे में से बात करते हैं कि आप इससे क्या समझें, और मैं अपनी भी एक्सप्लेनेशन दूंगा इस पर। चलिए जब तक देखते रहें, सोचें इस पर। हम आगे देखते हैं इसी पेज पर। अगला बिंदु, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इससे धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। देखिए जैसे कई बार इस तरह का शायद सुनने को मिले, धर्म खतरे में है, इस तरह की बात। हम जैसे धीरे धीरे पतन की ओर जा रहे हैं, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, दूसरे धर्म के लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, इस तरह से भाव कर करके डराने की कोशिश भी की जाती है। तो अब उम्मीद है समझ गए होंगे, इस तरीकों का इस्तेमाल होता है। अक्सर फिल्में भी आप देखेंगे कुछ इस पर बनी होंगी, जो कैसे कोशिश करते हैं सब नेता अलग और बाबा लोग सब अपने तरीक़ों से, जो धर्मगुरु भी होते हैं वो लोग करने की कोशिश करते हैं और नफरत भाव पैदा करवाते हैं, ताकि स्थिति पैदा हो और युद्ध झगड़ों का माहौल पैदा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। तो एक खास कुल मिलाकर धर्म पर ध्यान दिया जाता है। चलिए अगला बिंदु, कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। तो ये बड़ा भारत पाकिस्तान के बीच जो हुआ, और अब उस बीच में कई 10 लाख से अधिक लोग करीब उनकी मृत्यु हुई उस बीच में, और काफ़ी हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़े हुए। चलिए अगला हम शीर्षक पे आते हैं, धर्मनिरपेक्ष शासन। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। इनके बारे में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं। तो देखिए 9वीं क्लास में मैंने हमारे संविधान की जो रूपरेखा है, प्रस्तावना के जो मूल बातें हैं, उसको एक एक वर्ड को डिफाइन किया गया था और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया उसमें। आप वीडियो में भी देख सकते हैं जाके। संविधान का जो निर्माण है उसको लेकर है जो अध्याय उसमें। चलिए हम अगले बिंदु पर ध्यान देते हैं। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है, यानी अपना देश का कोई अपना धर्म नहीं है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता।
कहीं हमारे देश की सरकार किसी खास धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, है ना। हाँ, चलिए अगला बिंदु, ये नियम के हिसाब से अगर व्यवहार में आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा तो आप भी सोचने के लिए बिल्कुल आप आज़ाद है, देखें कि वाकई ऐसा है कि ऐसा चलता है कि राज्य ने तो कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वास्तव में सरकारें ऐसा करती हैं, नियम का पालन। चलिए अगला बिंदु, संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है, कानूनी दर्जा नहीं है ऐसी बातों को। चलिए अगला बिंदु, यानी पेज नंबर आप 49 पे आ जाइए। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। यानी धर्म में दखल ही तो है, तो ये अमानवीय जो व्यवहार है इसके प्रति इसको हटाने के लिए राज्य दखल देगा, और जो वाजिब है और होना भी चाहिए। हालांकि इस पर बहस भी है कि क्या राज्य को दखल ले, लोग अपनी अपनी बातें करते हैं, अपने तर्क में कहते हैं कि राज्य को बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए, तो इस पर भी कई मत मिल जाएंगे आपको। तो इस पर आप भी सोच सकते हैं कि क्या सही है वाकई ये जो तरीका अपनाया गया है, मानवीय हित में लेना, क्या जो लोग गलत मानते क्या वो सही है। तो आप खुले रूप में देखिए और इसको सोचिए, और बहुत ज़रूरी है ये बातें इस पर सोचना, और ये सोचने से आपकी जो क्षमता बढ़ेगी और वो एग्ज़ाम तक आप मातर नहीं रहेंगे। चलिए पीछे एक प्रश्न रह गया था पेज नंबर 45 पर, ये चुन्नी का प्रश्न रह गया था। मैं अक्सर दूसरे धर्म के लोगों के बारे में चुटकुले सुनाता हूँ, क्या इससे मैं भी सांप्रदायिक बन जाता हूँ। देखिए चुटकुले सुनाना कोई कि आप कॉमेडी भी देखेंगे, करते हैं लोग स्टैंड अप कॉमेडी भी, लेकिन उनका मकसद किसी धर्म को आहत करना नहीं है, और इंटेंशन जो होता है, इरादा, वो किसी तरह का ये नहीं है, और किसी नफरत भाव से नहीं होता है। ये चुटकुले सुनाने मात्र से कोई सांप्रदायिक नहीं हो जाता है। तो सांप्रदायिकता क्या है, कौन होता है, इसको लेकर अच्छी बातें और जो डिटेल में मैंने की हुई है आप उसको ज़रूर देखें। चलिए आगे देखते हैं, जहाँ से हमारा छूटा था पेज नंबर 49 पे ही, 49 पर। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा पर नहीं है, यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है। हमारी तरह एक धर्मनिरपेक्ष संविधान ज़रूरी चीज़ है, पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें अपने दैनंदिन जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा, तथा धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की ज़रूरत है। तो देखिए, यानी कि आपको सतर्क रहना होगा, इस तरह की चीज़ें ना हो और एक शांति का माहौल बना रहे, इसके लिए आपको भी अच्छे ढंग से सोचना और इस लिहाज से इसमें फंसना नहीं है। राजनीतिक दल अपने तरीके से फंसाने की कोशिश करें, आपको इस तरह की डर पैदा करें कि आप असुरक्षित हैं इस तरह का, तो आप खुद अपनी बुद्धि का यूज़ करें, अपने आसपास देखें, आप देखें कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको भड़काया जा रहा है, आपको जो चीज़ें फील नहीं होती थी वो फील कराया जा रहा है ज़बरदस्ती। तो इस तरह की चीज़ों में ना फंसना ही ठीक है, क्योंकि सब लोग मिलजुल के रहे, यही होना भी चाहिए, सबको जीने का हक है, बिल्कुल हमको भी। तो शांतिप्रिय ढंग से रहें और सबको अपने अपने तरीक़ों से सबके जीने का ढंग है, उसका सम्मान करना भी चाहिए। चलिए, तो एक संवेदनशील जो व्यक्ति है वो असल में इन चीज़ को, सांप्रदायिक चीज़ों से वो क्या कहा जाए, दूर करने की कोशिश करेंगे और अपने पे लगातार काम करेंगे और सतर्क रहने की कोशिश करते रहेंगे और करते रहते भी हैं। तो आप लोग अभी बड़े हो रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें और होंगी, तो आप अभी से अगर इस बारे में थोड़ा जानकारी रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आगे आप किसी गोलबंदी में ना फंसें। चलिए अगला हम देख लेते हैं शीर्षक,
जाति और राजनीति। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन